आर्यन एक विशाल और भव्य सभागार के बीच में खड़ा था, जहां चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और तालियों की गड़गड़ाहट उसके कानों में मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी शानदार काली रेशमी पोशाक को थोड़ा ठीक किया और अपने चेहरे पर एक आर्यन दोनों के बाद आर्यन के बारे पर भव्य सभागार के बीच में उसके गड़गड़ाहट उसके कानों में आर्यन के दोनों के बाद आर्यन दो आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी, जो उसकी वर्तमान सफलता की सबसे बड़ी गवाह थी। आज की रात उसकी वास्तुकला की दुनिया में सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और वर्षों का संघर्ष आज अंततः रंग लाया है और वह उस ऊंचाई पर है जहां से दुनिया छोटी लगती है। सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति की निगाहें केवल आर्यन पर टिकी थीं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शारीरिक आकर्षण से पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसके आसपास खड़े लोग उसकी प्रतिभा की प्रशंसा में बड़े-बड़े शब्द बोल रहे थे और वहीं कहा काम कर दिया था। प्रत्येक बधाई को एक विजेता के गर्व के साथ स्वीकार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो केवल उन लोगों में देखी जाती है जिन्होंने सफलता के शिखर को छू लिया हो। वह भली भांति जानता था कि उसने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है, वह किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए केवल एक सपना है और उसने इसे संभव किया था। तभी भीड़ को चीरती हुई माया उसकी ओर बढ़ी, जिसका व्यक्तित्व बिजली की तरह चमक रहा था और उसकी हर चाल में एक गहरा रहस्यमय आकर्षण छिपा था। माया एक अत्यंत प्रभावशाली व्यवसायी महिला थी, जिसके साथ आर्यन ने हाल ही में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। वह गहरे नीले रंग की शाम की पोशाक में बेहद सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे पर वह कुटिल मुस्कान थी, जो किसी भी पुरुष के विवेक को आसानी से वश में कर सकती थी। जब वह आर्यन के करीब आई तो उसने अपनी महंगी सुगंध से पूरे वातावरण को भर दिया और आर्यन के हृदय की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। माया ने अपने हाथ में पकड़े हुए शैंपेन के गिलास को आर्यन की ओर बढ़ाया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर में उसे बधाई दी। उसने कहा कि आर्यन जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को इस सम्मान की बहुत पहले से आवश्यकता थी और आज प्रकृति ने उसके साथ न्याय किया है। आर्यन उसकी बातों में खोने लगा, क्योंकि माया के शब्द उसकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दे रहे थे और उसे एक विशेष होने का एहसास करा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी मीरा के पास कभी भी इस तरह की प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं थे और वह केवल साधारण जीवन की बातें करती थी। समारोह के बीच में आर्यन को अचानक अपने घर की याद आई, जहां उसकी पत्नी मीरा और उसका छोटा बेटा ईशान उसका इंतजार कर रहे होंगे। मीरा हमेशा शांत और सरल स्वभाव की थी, जो आर्यन की बड़ी-बड़ी उड़ानों को समझने में अक्सर असफल रहती थी और केवल परिवार की छोटी खुशियों में संतोष ढूंढती थी। आर्यन को लगा कि मीरा के साथ उसका जीवन एक नीरस कहानी बन गया है, जिसमें अब कोई नयापन या रोमांच नहीं बचा है। इसके विपरीत माया उसे एक ऐसी दुनिया की सैर करा रही थी, जहां हर पल चमक, धमक और सफलता का नशा था, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही रात गहराने लगी, सभागार का संगीत और भी अधिक मादक होने लगा और आर्यन का विवेक धीरे-धीरे उसकी सफलता के नशे में धुंधला पड़ने लगा। माया ने उसके करीब आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि यह जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें कहीं और चलकर इस जीत को सही तरीके से मनाना चाहिए। आर्यन के मन में एक पल के लिए मीरा का चेहरा उभरा, जो शायद घर पर उसके लिए खाना बनाकर बैठी होगी, लेकिन उसने उस विचार को झटक दिया। उसे लगा कि एक रात की खुशी उसकी पूरी जिंदगी की नीरसता को कम कर सकती है और वह माया के पीछे चलने लगा। उसी समय आर्यन की जेब में रखा मोबाइल फोन कंपन करने लगा और उसने स्क्रीन पर देखा कि मीरा का नाम चमक रहा था। उसने एक पल के लिए फोन उठाया, लेकिन फिर उसे काट दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी साधारण बात उसके इस विशेष पल को खराब करे। उसने साथा उसने जैन बात अगेन गा ऐसा ई ओडी आ था। खुद को समझाया कि मीरा शायद हमेशा की तरह केवल यह पूछने के लिए फोन कर रही होगी कि वह घर कब वापस आएगा। उसकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी थीं और उसके लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी और माया का साथ उस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गया था, जो उसे महानता का अनुभव करा रहा था। माया उसे अपनी लग्जरी कार की ओर ले गई और ड्राइवर ने चुपचाप दरवाजा खोला, जिससे आर्यन को एक राजसी ठाठ बाट का अनुभव हुआ। कार के भीतर का वातावरण बहुत ही शांत और सुगंधित था, जो बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल अलग एक जादुई एहसास दे रहा था।
आर्यन ने महसूस किया कि वह एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां से वापसी करना कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। वह माया की बातों में इतना उलझ गया था कि उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का कोई ध्यान नहीं रहा। शहर की रोशनी कार की खिड़कियों से तेजी से पीछे छूट रही थी और आर्यन का मन एक नई उत्तेजना से भर उठा था जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। माया उसे शहर के सबसे आलीशान होटल के पेंटहाउस की ओर ले जा रही थी, जहां उसने इस जीत का जश्न मनाने के लिए एक निजी व्यवस्था की थी। आर्यन को लगा कि वह अब एक साधारण वास्तुकार नहीं, बल्कि एक सम्राट है जिसे हर सुख प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। उसने अपने फोन को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई भी बाहरी बाधा उसके और इस सुनहरी रात के बीच में ना आ सके। पेंटहाउस में पहुंचते ही आर्यन वहां की सजावट और विलासिता को देखकर दंग रह गया, जहां हर चीज उसकी सफलता की ऊंचाई को दर्शा रही थी। माया ने संगीत की धीमी धुन बजाई और आर्यन के लिए एक और ड्रिंक तैयार की जो उसके होश उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। दोनों के बीच बातचीत अब केवल काम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं और एक दूसरे के प्रति आकर्षण का पुट आने लगा था। आर्यन ने अपनी पत्नी मीरा के त्याग और उसके प्रेम को पूरी तरह से भुला दिया था, क्योंकि उस समय उसे केवल माया की चमक दिखाई दे रही थी। वहां की मखमली सोफे पर बैठते हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। माया ने उसके हाथ को धीरे से छुआ और उसे आश्वासन दिया कि वह अब अकेली नहीं है और उनके पास एक शानदार भविष्य है। आर्यन को लगा कि मीरा की सादगी और उसकी बीमारियां अब उसके करियर के लिए एक बोझ की तरह हैं, जिन्हें वह पीछे छोड़ना चाहता था। उसके मन में उठने वाला हर नैतिक सवाल माया की प्रशंसा और उसके मोहपाश में दबकर पूरी तरह से दम तोड़ चुका था और वह हार गया था। रात के दूसरे पहर तक आर्यन पूरी तरह से उस मायावी दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा मिट गई थी। उसने मीरा के उन संघर्षों को याद करने की कोशिश भी नहीं की जब वे दोनों एक छोटे से कमरे में रहकर बड़े सपने देखते थे। उसे लगा कि वह अब उन पुराने दिनों का कर्ज उतार चुका है और उसे अपनी नई जिंदगी जीने का पूरा हक है। माया की हर बात उसे एक नए शिखर की ओर ले जा रही थी, जहां केवल शक्ति और वैभव का वास था और नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि शहर सो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई और खतरनाक चमक नाच रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस समय वह यहां सुख की तलाश कर रहा है, उसी समय उसके घर में एक महान त्रासदी जन्म ले रही है। उसका अहंकार उसे इतना अंधा कर चुका था कि वह अपने परिवार की पुकार को सुनने की क्षमता खो चुका था। उसने माया की बाहों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और यह भूल गया कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन के मन का थोड़ा बहुत बचा हुआ संकोच भी पूरी तरह से समाप्त हो गया और वह अपराध बोध से मुक्त होने लगा। उसने माया के साथ भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की और कैसे वे दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, इसके सपने देखे। उसके लिए अब मीरा और ईशान केवल अतीत के धुंधले पन्ने थे जिन्हें वह अपनी सफलता की किताब से फाड़कर फेंकना चाहता था। वह नहीं जानता था कि भाग्य उसके साथ एक बहुत ही क्रूर खेल खेलने की तैयारी कर रहा है, जिसका अंत बहुत ही भयानक होने वाला था। पेंटहाउस की ठंडी हवा और मंद रोशनी में आर्यन को अपनी महानता का भ्रम होने लगा और उसने खुद को एक अजय योद्धा की तरह महसूस किया। उसने सोचा कि वह सुबह जब घर जाएगा तो मीरा को अपनी सफलता के बारे में बताएगा और शायद उसे कुछ पैसे देकर चुप करा देगा। उसे लगा कि पैसा और शोहरत हर घाव को भर सकते हैं और हर रिश्ते की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसकी यह सोच उसकी मानसिक गिरावट का सबसे बड़ा प्रमाण थी जो उसे विनाश की ओर ले जा रही थी, लेकिन वह अभी अनजान था। माया ने उसे एक बहुत ही कीमती उपहार दिया जो उसकी वफादारी और उनके नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक था, जिसे आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि मीरा ने उसे कभी ऐसा कुछ नहीं दिया जो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके और वह हमेशा उसे जमीन से जोड़े रखना चाहती थी। आर्यन को अब वह जमीन बहुत छोटी और तंग लगने लगी थी, क्योंकि उसे आसमान की ऊंचाइयों का चस्का लग चुका था। वह पूरी तरह से एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा था जहां से लौट कर आना शायद उसके लिए अब कभी भी संभव नहीं होने वाला था।
रात के सन्नाटे में केवल उन दोनों की बातें और हंसी गूंज रही थी जो एक विश्वासघात की बुनियाद पर खड़ी थी और बहुत ही कमजोर थी। आर्यन ने अपनी शराब के गिलास को आखिरी बार खाली किया और महसूस किया कि उसका सिर चकरा रहा है, लेकिन वह चकराना सुखद था। उसने खुद को विश्वास दिलाया कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह उसकी अपनी खुशी के लिए है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसकी नैतिकता का पतन अब अपनी चरम सीमा पर था और वह एक ऐसी गहरी खाई में गिर चुका था जहां से प्रकाश गायब था। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई देने लगी और आर्यन को एहसास हुआ कि अब उसे अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। माया ने उसे विदा करते समय एक रहस्यमयी मुस्कान दी और उसे याद दिलाया कि अब वे दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके हैं। आर्यन ने अपनी अस्त व्यस्त पोशाक को ठीक किया और दर्पण में अपना चेहरा देखा, जिसमें उसे एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। उसे एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन उसने उसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और होटल के कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जब वह होटल की पार्किंग में अपनी कार की ओर जा रहा था तो सुबह की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जिससे उसका नशा थोड़ा कम हुआ। उसे अचानक मीरा और ईशान का ख्याल आया और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने जल्दी ये हम समझ नहीं पा रहा था से अपनी कार स्टार्ट की और सुनसान सड़कों पर तेजी से गाड़ी चलाने लगा ताकि वह सूरज निकलने से पहले घर पहुंच सके। उसके मन में अभी भी रात की यादें ताज़ा थीं, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता का बोझ उसके कंधों पर भारी होने लगा था, जिसे वह महसूस कर पा रहा था। जैसे जैसे वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका से तेज होने लगी थीं और उसका गला सूख रहा था। उसने सड़क किनारे एक पानी की दुकान पर गाड़ी रोकी और ठंडा पानी पिया, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे याद आया कि मीरा पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत को लेकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उसे बोलने का मौका नहीं दिया। अब उसे वह चुप्पी बहुत शोर करती हुई महसूस हो रही थी, जो उसे अंदर ही अंदर डराने लगी थी और वह कांप उठा था। आर्यन ने अपने घर की गली में कार मोड़ी और देखा कि हर तरफ शांति है, लेकिन वह शांति बहुत ही डरावनी और असामान्य लग रही थी। उसके घर की बत्तियां अभी भी जल रही थीं, जो इस बात का संकेत थी कि कोई रात भर सोया नहीं है और उसका इंतजार कर रहा है। उसने कार पार्क की और कांपते हाथों से घर की चाबी निकाली, लेकिन उसे अंदर जाने में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला तो उसे पूरे घर में एक अजीब सी सन्नाटे भरी ठंडक का एहसास हुआ जो रूह को कंपा देने वाली थी। घर के अंदर का नजारा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो आर्यन को चीख कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा कि सब कुछ वैसे ही पड़ा है जैसे वह छोड़कर गया था। मेज पर केवल ऑल की बनती एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर उसके बेटे ईशान की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन का हाथ कांपने लगा जब उसने उस पत्र को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उसके शब्द उसे नष्ट करने वाले थे। उस छोटे से पत्र में ईशान ने बहुत ही मासूमियत से लिखा था कि पापा आप कहाँ थे, क्योंकि माँ को बहुत दर्द हो रहा था और वह जा चुकी हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं फर्श पर ढह गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उसने अपने फोन को चालू किया तो उसमें दर्जनों मिस्ड कॉल मीरा और डॉक्टर के थे, जो उसने रात के नशे में अनदेखे कर दिए थे। उसकी सफलता का सारा गौरव एक पल में मिट्टी में मिल गया और उसे अपनी पीठ पर विश्वासघात का वह बोझ महसूस हुआ जो कभी नहीं हटेगा। वह पागलों की तरह बेडरूम की ओर भागा, जहां उसने मीरा को बिस्तर पर शांत लेटे हुए देखा, जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो। लेकिन उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और वह शरीर अब निर्जीव हो चुका था, जो कभी उसके प्यार का आधार था। ईशान वहीं कोने में सो रहा था, जिसकी आंखों में आंसू अभी भी सूखे नहीं थे, और वह अपनी मां का हाथ पकड़कर लेटा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसने अपनी हवस और अहंकार के लिए उस अनमोल रत्न को खो दिया है जो उसकी असली ताकत थी, और अब वह पूरी तरह अकेला है। उसके कानों में अभी भी रात की वह तालियां गूंज रही थीं, जो अब उसे उपहास की तरह लग रही थीं और उसकी आत्मा को छलनी कर रही थीं। उसने मीरा के ठंडे हाथों को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि माफी मांगने वाला भी जा चुका था।
उसकी वह शानदार जीत अब राख के ढेर की तरह थी और वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी महसूस कर रहा था। उसके पास अब केवल पछतावा था और वह खाली घर जो उसे हर पल उसकी गद्दारी की याद दिलाने वाला था, और वह टूट गया। होटल की छत पर स्थित उस आलीशान बार में हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन आर्यन के भीतर सफलता की आग धधक रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। माया उसके बगल में खड़ी होकर दूर क्षितिज पर चमकती शहर की रोशनी को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी जीत का भाव था जो बहुत कार कर पा जोहा कर दिया, जो दूसरे देश कर माया कर दिया केवल शिकार करने के बाद किसी शिकारी के चेहरे पर आता है। उसने आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अब इस ऊंचाई का असली हकदार है और उसे पुरानी बेड़ियों को पूरी तरह तोड़ देना चाहिए जो उसे नीचे की ओर खींच रही थीं। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा फोन फिर से जोर जोर से कंपन कर रहा है, जो शायद उसके घर से आ रही आखिरी पुकार थी जिसे वह सुनना नहीं चाहता था। उसने माया की आंखों में देखा जहां उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, और उसने उस छोटे से उपकरण को बाहर निकालकर हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई बाधा न आए। उस एक छोटे से निर्णय ने उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस आना पूरी तरह नामुमकिन था और विनाश का बीज बो दिया। दूसरी ओर शहर के एक साधारण से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां मीरा बिस्तर पर लेटी हुई अपनी सांसों को गिन रही थी और दर्द की लहरें उसे तोड़ रही थीं। उसके पास केवल उसका छोटा बेटा ईशान था जो अपनी मां की हालत को देखकर डरा हुआ था और बार बार अपने पिता के आने की राह देख रहा था। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का फोन बंद आ रहा था जो उसके दिल को गहरे घाव दे रहा था। वह जानती थी कि उसका समय अब बहुत ही कम बचा है, लेकिन उसे अपने बेटे की चिंता सता रही थी। माया ने आर्यन के लिए एक और विशेष पेय तैयार किया और उसे धीरे से सहलाते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी की सादगी और उसकी बीमारी का अब और बोझ नहीं उठाना चाहिए। उसने तर्क दिया कि एक सफल पुरुष को एक ऐसी साथी की जरूरत होती है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और उसे समाज में ऊंचा स्थान दिला सके। आर्यन की बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे अपनी पत्नी का त्याग और समर्पण अब एक कमजोरी लगने लगा था, जिसे वह अपनी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानने लगा था। वह रात जैसे जैसे बीत रही थी, आर्यन और माया के बीच की दूरियां कम होती जा रही थीं और विश्वासघात की कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के लिए बेताब थी। आर्यन ने खुद को यह समझा लिया था कि मीरा उसके लायक नहीं है और उसे अब एक नई शुरुआत करने का पूरा अधिकार है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उसने माया की हर बात पर अपनी सहमति दी और उसके साथ मिलकर उन सुनहरे सपनों को देखने लगा जो केवल रेत के महल की तरह थे और एक झटके में ढहने वाले थे। लेकिन वह इससे अनजान था। कमरे की हल्की रोशनी और मादक संगीत ने आर्यन के विवेक को पूरी तरह से सुला दिया था और वह केवल अपनी शारीरिक वासनाओं और अहंकार की संतुष्टि में लगा हुआ था। उसे एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि जिस घर को उसने अपनी मेहनत से बनाया था वह अब बिखरने की कगार पर है और उसका आधार ही समाप्त हो चुका है। माया की मुस्कान में छिपा हुआ जहर उसे धीरे धीरे मार रहा था, लेकिन वह इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर उस पर गर्व कर रहा था और भविष्य के सपने बुन रहा था। मीरा ने अपने कांपते हाथों से एक कागज और पेन उठाया क्योंकि वह चाहती थी कि वह जाते जाते आर्यन को कुछ बता सके, लेकिन उसकी उंगलियों में अब शक्ति नहीं बची थी। उसने ईशान की ओर देखा जो सो चुका था और उसकी आंखों में आंसू अभी भी चमक रहे थे। जो आंखों में बीच की बात करे, जो ने आंखों में दूर न थी, जो की आंखों में उसकी आंखों में कांपे का आर्यन बनाया उसकी बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि आर्यन को सद्बुद्धि मिले और वह अपने बेटे का ख्याल रख सके, जिसे उसने अब तक केवल अपनी सफलता के बीच एक रुकावट ही समझा था और कभी प्यार नहीं दिया। होटल के उस बंद कमरे में आर्यन ने माया के साथ वफादारी की कस्में खाईं, जबकि वह अपनी असली वफादारी को बहुत पहले ही नीलाम कर चुका था और अपने चरित्र को खो दिया था। उसने महसूस किया कि वह अब एक नया इंसान बन चुका है जिसे पुरानी यादों और नैतिक मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास अब शक्ति और पैसा है। माया ने उसे बताया कि वे अगले महीने एक नए प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाएंगे,
जहां उनका स्वागत दुनिया के सबसे बड़े वास्तुकार के रूप में किया जाएगा, और वह मान गया। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, मीरा की सांसें उखड़ने लगीं और उसने अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दिया। उस अंधेरे कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो समय के समाप्त आखिरी बार कर दे रही थी, होने का संकेत थी और एक पवित्र आत्मा के विदा होने की गवाह बन रही थी। आर्यन उसी समय अपनी खुशी के नशे में डूबा हुआ था और अट्टहास कर रहा था, जो नियति के साथ उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करता। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि वह अब मीरा को तलाक दे देगा और ईशान की कस्टडी के लिए कोई वकील नियुक्त करेगा, ताकि वह अपनी नई जिंदगी बिना किसी बाधा के जी सके। उसकी यह सोच उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी, जहां उसने अपने परिवार को केवल एक कानूनी समस्या मान लिया था, जिसे पैसों के दम पर हल किया जा सकता था। वह नहीं जानता था कि जिस कानून और न्याय की वह बात कर रहा है, वह बहुत जल्द उसके सामने एक भयानक रूप में आने वाला था और उसे तोड़ेगा। माया ने उसे बाहों में भरकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे शांत नहीं होने दे रही थी और उसे डरा रही थी। उसने सोचा कि यह शायद शराब का असर है या फिर रात की थकान, लेकिन वह उसके भीतर सोई हुई आत्मा की आखिरी पुकार थी, जो उसे चेतावनी दे रही थी। वह उस चेतावनी को अनसुना कर गया और गहरी नींद में सो गया, जहां उसे केवल सुनहरे महल और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जबकि हकीकत में उसकी दुनिया पूरी तरह जल चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब क्षितिज पर उभरी, तो उसने एक ऐसे घर को देखा जहां रोशनी तो थी, लेकिन जीवन समाप्त हो चुका था और सन्नाटा पसरा हुआ था। ईशान सबसे पहले जागा और उसने अपनी मां को हिलाया, लेकिन मीरा की देह पत्थर की तरह ठंडी हो चुकी थी और उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। उस नन्हे बालक को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और उसने अपनी मां के चेहरे को बार बार चूमा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वह फूट फूट कर रोने लगा और डर गया। ईशान ने देखा कि फोन मेज पर पड़ा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पापा का नंबर कैसे मिलाते हैं, क्योंकि आर्यन ने उसे कभी फोन छूने की इजाजत नहीं दी थी। उसने एक कागज का टुकड़ा उठाया और अपनी टूटी फूटी लिखावट में वह सब कुछ लिख दिया, जो वह महसूस और ओरगुट जीत करती है कर रहा था, ताकि जब उसके पापा आए तो उन्हें पता चले। उसने लिखा कि मां अब नहीं बोल रही हैं और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इसलिए आप जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन जब सोकर उठा तो उसने पाया कि माया अभी भी सो रही है और उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी, जो उसे बहुत सुकून दे रही थी और अच्छी लगी। उसने धीरे से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया, ताकि वह सूरज की पूरी रोशनी होने से पहले अपने घर पहुंच सके और अपनी अनुपस्थिति का बहाना बना सके। उसके मन में अब भी वही अहंकार था, और उसने सोचा कि वह मीरा को अपनी जीत की खबर सुनाकर उसे और भी ज्यादा हीन महसूस कराएगा और अपनी सत्ता दिखाएगा। जब वह अपनी कार चला रहा था, तो उसने देखा कि शहर अब जागने लगा है और लोग अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं, जैसे कुछ बदला ही न हो। उसने अपनी कार में संगीत बजाया और खुद को एक सफल और आजाद परिंदा महसूस करने लगा, जो अब किसी भी सीमा को लांघने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम था। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुका है, जिसका प्रायश्चित उसे आने वाले कई जन्मों तक करना पड़ सकता है। घर के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि अखबार वाला अपना काम करके जा चुका है और दूध का पैकेट भी वहीं पड़ा है, जो हर सुबह की तरह सामान्य लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपना चेहरा दर्पण में ठीक किया, ताकि वह थका हुआ न लगे और अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तैयार हो सके। उसने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह चाहता था कि मीरा दरवाजा खोले और उसका स्वागत करे। उसने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला तो उसे घर के भीतर से एक ऐसी गंध आई जो मृत्यु और सन्नाटे का मिश्रण थी, और उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह सीधे डाइनिंग टेबल की ओर गया, जहां उसने वह पत्र देखा जिसे ईशान ने अपनी मासूमियत और दर्द के साथ लिखा था, और उसे पढ़ने के लिए उठाया। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पत्र में लिखी हर बात उसे किसी खंजर की तरह चुभ रही थी और उसे अपनी कायरता और धोखेबाजी का एहसास करा रही थी,
जिसे उसने अब तक अपनी बुद्धिमत्ता माना था। उसने पत्र को मेज पर पटक दिया और बेडरूम की ओर भागा, जहां का नजारा देखकर उसकी चीख उसके गले में ही फंस गई और वह निशब्द खड़ा रह गया। उसने मीरा को उस स्थिति में देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसके पीछे सोए हुए ईशान को देखकर वह टूट गया। वह मीरा के पैरों के पास गिर गया और उसके ठंडे शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो जो उसे दूर धकेल रहा हो। उसे वह हर पल याद आने लगा जब उसने मीरा को अनदेखा किया था और उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया था, जबकि वह अंदर ही अंदर मौत से लड़ रही थी। उसका सारा गर्व और उसकी वास्तुकला की महानता अब उस शव के सामने पूरी तरह बेकार और अर्थहीन थी जिसने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया था। आर्यन ने ईशान को गोद में उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह अपने पिता को पहचान भी नहीं पा रहा था और रो रहा था। ईशान ने रोते हुए पूछा कि पापा आप कहाँ थे जब माँ हमें छोड़कर चली गईं, और उन्होंने आपको बहुत याद किया था लेकिन आप नहीं आए। उस मासूम सवाल ने आर्यन के सीने में जो छेद किया उसे दुनिया की कोई भी दवा या दौलत कभी नहीं भर सकती थी, और वह खुद से नफरत करने लगा। पड़ोसी जब रोने की आवाज सुनकर आए तो उन्होंने देखा कि एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति फर्श पर बैठकर एक बच्चे की तरह बिलख रहा है और अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है। लेकिन नियति बहुत क्रूर होती है, क्योंकि वह कभी भी किसी को दोबारा मौका नहीं देती जो अपने समय की कद्र नहीं करता और अपनों को धोखा देता है। आर्यन को अब यह समझ आ गया था कि उसने जिस माया के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था वह उसे कभी वह सुकून नहीं दे पाएगी। पुलिस और डॉक्टर जब आए तो उन्होंने मौत का कारण हृदय गति का रुकना बताया और कहा कि अगर समय पर अस्पताल लाया जाता तो शायद मीरा को बचाया जा सकता था। यह सुनकर आर्यन के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि वह उस समय माया की बाहों में था जब मीरा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके भीतर का वह राक्षस जो खुद को महान समझता था अब पूरी तरह मर चुका था, और उसकी जगह एक असहाय और अपराधी इंसान ने ले ली थी। अंतिम संस्कार के दौरान आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खुद को ही आग के हवाले कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा मीरा के साथ ही चली गई थी। माया ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना फोन नाले में फेंक दिया, क्योंकि उसे अब उस नाम और उस खजार के बाद आत्मा कोशिश की पड़े और उस नाम किया है चमक से घृणा होने लगी थी जिसने उसे अंधा किया। उसने महसूस किया कि वह अब कभी भी उस मुस्कुराते हुए आर्यन की तरह नहीं जी पाएगा जिसने अपनी सफलता की सीढ़ियां अपनी पत्नी की लाश पर बनाई थीं। घर वापस आने के बाद वह उसी खाली कमरे में बैठा रहा जहां मीरा की यादें हर कोने में बिखरी हुई थीं और उसे उसकी बेवफाई की याद दिला रही थीं। उसने ईशान की ओर देखा जो अब चुप हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था वह आर्यन को हर पल डस रहा था और उसे डरा रहा था। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी इस पश्चाताप की आग में जलेगा और अपने बेटे को वह सब कुछ देगा जो वह नहीं दे सका। रात के अंधेरे में आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें केवल एक वाक्य लिखा कि सफलता की कीमत अगर परिवार है तो वह सफलता सबसे बड़ी विफलता है। उसने मीरा की तस्वीर को सीने से लगाया और एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि सुबह कुछ दूसरी करतार करता है, फिर वही सन्नाटा उसे घेरने वाला है। उसकी इस हार में एक सबक छिपा था जो उसे एक नया इंसान बनाने वाला था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही भयानक और असहनीय थी जो उसने चुकाई थी। भोर की पहली किरण ने जब आर्यन के चेहरे को छुआ तो उसे अपनी त्वचा पर एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जो उसकी रातों रात की गई गद्दारी का परिणाम थी। वह अपने घर की दहलीज पर खड़ा था, जहां की हवा में अब वह पुराना अपनत्व नहीं था, बल्कि एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था जो उसकी रूह को कंपा देने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और अपनी चाबियां निकालीं। दौड़ बाला जो अब 12 हिस्सी करेगा जी, मन था जो अब 12 हिस्सी करे जान करेगा, लेकिन उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वह ताले के छेद को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। माया की महक अभी भी उसके कपड़ों से आ रही थी, जो अब उसे किसी सड़े हुए मांस की तरह लग रही थी, और उसे अपने ही अस्तित्व से घृणा होने लगी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, घर के भीतर की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जो किसी श्मशान की शांति की तरह भारी और डरावनी महसूस हो रही थी।
उसने सोचा था कि मीरा हमेशा की तरह सोफे पर उसका इंतजार कर रही होगी और उसे देखते ही अपनी नाराजगी जाहिर करेगी। लेकिन वहां केवल खालीपन था। लिविंग रूम की लाइटें अभी भी जल रही थीं, जो इस बात का मूक प्रमाण थीं कि कोई यहां पूरी रात जागकर किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन के कदम भारी हो गए थे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फर्श उसे अपने भीतर निगलने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वह अपराधी था। उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां एक गिलास पानी और एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा था, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। वह धीरे धीरे उस मेज की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह करीब गया, उसे ईशान की वह टेढ़ी मेढ़ी लिखावट साफ दिखने लगी, जो किसी मासूम के अंतिम विलाप की तरह लग रही थी। उस मेज के चारों ओर की कुर्सियां खाली थीं, लेकिन उन पर एक अदृश्य बोझ था जो आर्यन को अपनी ओर खींच रहा था और उसे डरा रहा था। उसने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया, जबकि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ईशान ने उस पत्र में लिखा था कि पापा, आप कहाँ चले गए थे? मां को बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह बार बार आपका नाम पुकार रही थी। उस छोटे से बालक ने यह भी लिखा कि जब मां ने बोलना बंद कर दिया तो उसने बहुत कोशिश की उन्हें जगाने की, लेकिन वह अब सो चुकी हैं। पत्र के अंत में लिखा था कि मां ने कहा था कि आप एक महान इंसान हैं और आप जरूर वापस आएंगे, इसलिए मैं भी सो रहा हूं। इन मासूम शब्दों ने आर्यन के सीने में जो घाव किया, वह किसी भी धारदार हथियार से अधिक घातक और गहरा था, जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। आर्यन के हाथों से वह पत्र छूटकर फर्श पर गिर गया और वह वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया, जबकि उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी चीख को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध चुका था और आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसे उस रात की हर बात याद आने लगी, जब उसने माया के साथ अट्टहास किया था, जबकि यहां उसकी पत्नी अपनी जिंदगी की अंतिम जंग लड़ रही थी। उसकी सफलता और उसका वह बड़ा पुरस्कार अब उसे केवल मिट्टी के ढेर की तरह लग रहे थे, जिनकी कीमत उसका अपना पूरा परिवार था। उसने पागलों की तरह अपने फोन को चालू किया और देखा कि उसमें दर्जनों मिस्ड कॉल थे, जिनमें से अधिकांश मीरा के और कुछ उनके पारिवारिक डॉक्टर के नंबर से आए थे। उसने संदेशों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें मीरा ने आखिरी बार उससे विनती की थी कि वह केवल एक बार ईशान के लिए घर वापस आ जाए, क्योंकि उसे डर लग रहा था। डॉक्टर के संदेश में लिखा था कि मीरा की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी, जो अब हो चुकी थी। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद ही अपनी पत्नी का हत्यारा है, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए उनकी पुकार अनसुनी कर दी थी। वह लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, जहां का दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से एक ऐसी खामोशी आ रही थी जो मौत का संकेत दे रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि मीरा बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, जैसे वह किसी बहुत गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही हो। लेकिन उसकी त्वचा का वह पीलापन और उसके शरीर की वह जकड़न यह साफ बता रही थी कि उसका जीवन रूपी दीपक हमेशा के लिए बुझ चुका था। आर्यन ने उसके पास जाकर उसके ठंडे हाथ को छुआ और आर्यन ने उसका दूसरी देबस्तारकार एकिया मैनी हाथ पीलापन, और उस स्पर्श ने उसे यह एहसास कराया कि वह अब कभी भी उससे माफी नहीं मांग पाएगा। मीरा के ठीक बगल में उनका बेटा ईशान सोया हुआ था, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसने अपनी मां का पल्लू बहुत कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था। उस दृश्य ने आर्यन के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया और उसे अपनी कायरता पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ को दीवार पर जोर से दे मारा। वह वहीं फर्श पर बैठकर मीरा के पैरों को पकड़कर रोने लगा और हर आंसू के साथ उसे अपनी उस रात की गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिस मायावी सुख के पीछे वह भाग रहा था, उसने उससे उसका असली स्वर्ग हमेशा के लिए छीन लिया था। तभी उसे मीरा के तकिए के नीचे से एक फाइल दबी हुई दिखाई दी, जिसे उसने जिज्ञासावश बाहर निकाला और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। वह मीरा की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि उसे पिछले 6 महीनों से कैंसर था और उसने यह बात आर्यन को कभी नहीं बताई थी। रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा नोट भी था, जिसमें मीरा ने लिखा था कि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले परेशान हो।
आर्यन को याद आया कि वह कितनी बार बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हमेशा उसे अपनी सफलता के बीच की बाधा मानकर डांट दिया था। उसने उस डायरी को भी देखा जो मीरा हमेशा अपने पास रखती थी, और उसके पन्ने पलटने पर उसे पता चला कि वह हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती थी। डायरी में लिखा था कि आर्यन बहुत मेहनत कर रहा है और मुझे बस थोड़े और समय तक अपनी बीमारी को छुपाए रखना है ताकि उसे कोई चिंता न हो। मीरा ने अपनी हर तकलीफ को केवल डायरी की और एक इंडिया था इसीलिए सहा, क्योंकि वह अपने पति को दुनिया का सबसे सफल वास्तुकार बनते हुए देखना चाहती थी, जो वह बन भी गया था। आर्यन को लगा कि वह कितना नीच और स्वार्थी इंसान था, जिसने अपनी पत्नी के इतने बड़े बलिदान को केवल अपनी हवस और अहंकार की भेंट चढ़ा दिया। अचानक ईशान की आंखें खुलीं और उसने अपने पिता को फर्श पर रोते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह पहले जैसा प्यार और सम्मान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस छोटे से बच्चे ने बहुत ही शांत लहजे में पूछा कि पापा, क्या अब आप खुश हैं? क्योंकि अब मां आपको कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोकेगी। उस सवाल ने आर्यन को अंदर तक झकझोर दिया और उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल अपनी पत्नी को खोया है, बल्कि अपने बेटे का विश्वास भी खो दिया है। उसने ईशान को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा पीछे हट गया और अपनी मां के बेजान शरीर की ओर मुड़कर फिर से रोने लगा। आर्यन ने डॉक्टर को फोन किया और जब वे आए तो उन्होंने पुष्टि की कि मीरा का निधन रात के लगभग 2 बजे हुआ था। ठीक उसी समय जब आर्यन उत्सव मना रहा था, डॉक्टर ने उसे बताया कि मीरा ने उन्हें फोन किया था, लेकिन वे शहर से बाहर थे और उन्होंने आर्यन को फोन करने की सलाह दी थी, जो कभी नहीं लगा। आर्यन को ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात उसे दंड देने के लिए एक साथ मिल गई है और उसे उसकी गद्दारी की सबसे बड़ी सजा दी गई है। उसने मीरा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन उसका मन अब एक जिंदा लाश की तरह हो चुका था, जिसमें कोई भावना नहीं बची थी। रिश्तेदारों और दोस्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और हर कोई आर्यन को सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसे हर शब्द एक ताने की तरह चुभ रहा था जो उसे शर्मिंदा कर रहा था। लोग कह रहे थे कि मीरा कितनी खुशकिस्मत थी कि उसने अपने पति को सफलता के शिखर पर देखते हुए अपने प्राण त्यागे, लेकिन सच केवल आर्यन जानता था। उसे उन लोगों की नजरों का सामना करने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे सब उसकी पीठ के पीछे उसके चरित्र पर थूक रहे होंगे। उसने महसूस किया कि समाज में उसकी जो इज्जत थी, जंबारासन उसके लोगों ने जंदारा की बात करी, उसकी पीठ के पीछे जंदारा की बात करी, जंदारा की बात करी, जंदारा की बात करी, वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह अपनी ही नजरों में गिर चुका था। अंतिम यात्रा के दौरान जब आर्यन ने मीरा की चिता को अग्नि दी, तो उसे लगा कि वह अपनी उन सभी यादों को जला रहा है जो उसके सुखी जीवन का आधार थीं। आग की लपटें जैसे जैसे ऊंची उठ रही थीं, उसे माया का चेहरा याद आ रहा था, जो अब उसे किसी शैतान की तरह दिखाई दे रही थी जिसने उसे भटकाया था। उसने वहीं शमशान में संकल्प लिया कि वह अब उस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग देगा जिसने उसे उसके परिवार से दूर किया और उसे एक अपराधी बना दिया। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था जो शायद अब उसकी बाकी की जिंदगी का एकमात्र साथी होने वाला था। घर वापस आने पर उसने देखा कि पूरा घर अब खाली और वीरान लग रहा था, जबकि वहां बहुत से लोग अभी भी उपस्थित थे जो औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। उसने ईशान को एक कमरे में ले जाकर उसके सामने हाथ जोड़े और उससे माफी मांगी, लेकिन वह बच्चा अभी भी सदमे में था और कुछ नहीं बोल रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि संवाद की कमी और उसके अहंकार ने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना अब उसके लिए लगभग असंभव हो गया था। उसने तय किया कि वह अब अपनी पूरी ऊर्जा और अपना असंभव हो गया था। उसने तय किया और अपनी पूरा समय केवल ईशान की परवरिश और उसकी खुशियों के लिए समर्पित कर देगा। रात में जब वह अकेला बैठा था, तो उसे माया का फोन आया, जिसे देखते ही उसके भीतर क्रोध की एक लहर दौड़ गई और उसने फोन को दीवार पर दे मारा। वह समझ गया था कि माया जैसे लोग केवल सफलता के साथी होते हैं, और जब दुख की घड़ी आती है तो वे केवल एक परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। उसे याद आया कि कैसे माया ने मीरा के बारे में अपशब्द कहे थे और उसे एक बोझ बताया था,
और उसने उन बातों पर सहमति दी थी जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने अपने कमरे की हर उस चीज को हटा दिया जो उसे उसकी उस काली रात की याद दिलाती थी जिसमें उसने अपना सब कुछ खोया। आर्यन ने मीरा की अलमारी खोली और उसके कपड़ों की महक को महसूस किया, जिसमें से अभी भी उस पुराने घर की और उनके संघर्ष के दिनों की खुशबू आ रही थी। उसने वहां एक पुरानी फोटो देखी जब वे दोनों कॉलेज में थे और उन्होंने साथ मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखे थे, जो अब बिखर चुके थे। उसने उस फोटो को अपने सीने से लगाया और पूरी रात फर्श पर बैठकर बिता दी, क्योंकि उसे अब उस मखमली बिस्तर पर सोने से नफरत होने लगी थी। उसे लग रहा था कि मीरा की आत्मा अभी भी कहीं आसपास है और वह उसे देख रही है, जिससे वह और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। अगले दिन सुबह उसने अपने दफ्तर में फोन किया और अपने सभी प्रोजेक्ट्स को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया, जिससे उसके साझेदारों में काफी खलबली मच गई और वे विरोध करने लगे। लेकिन आर्यन के लिए अब पैसा और प्रसिद्धि केवल एक बोझ बन चुके थे, जिसे वह और अधिक ढोने की स्थिति में नहीं था और वह शांत रहना चाहता था। उसने अपनी बड़ी कार और अपने विलासिता के सामानों को बेचने का मन बना लिया ताकि वह ईशान के साथ किसी शांत जगह पर जाकर एक नई और साधारण जिंदगी जी सके। उसे अब सादगी में ही वह सादगी कार की पूरी पड़ता है। उसे अब सादगी में ही वह सादगी में बना लाने का लगाता किसी अधिक ढोने की स्थिति में पूरी परमान का साथ सुकून दिखाई दे रहा था, जिसे वह वर्षों से बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में तलाश रहा था। ईशान ने जब देखा कि उसके पिता अब उसके साथ समय बिता रहे हैं और उसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, जो आर्यन के लिए बड़ी राहत थी। लेकिन आर्यन जानता था कि यह तो केवल शुरुआत है और उसे अपने बेटे के दिल में फिर से वही जगह बनाने के लिए बहुत लंबी और कठिन यात्रा करनी होगी। उसने मीरा के उन सभी अधूरे सपनों की एक सूची बनाई जो वह हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन आर्यन की व्यस्तता के कारण कभी पूरे नहीं हो सके थे। उसने फैसला किया कि वह अब उन सपनों को पूरा करेगा और मीरा के नाम को समाज सेवा और परोपकार के कार्यों से हमेशा के लिए अमर कर देगा। शहर की वही सड़कें और वही इमारतें अब आर्यन को डरा रही थीं, क्योंकि हर कोने में उसे अपनी उस रात की गद्दारी और विश्वासघात की परछाई दिखाई देती थी जो उसे डसती थी। उसे महसूस हुआ कि असली वास्तुकला वह नहीं है जो पत्थरों से इमारतें खड़ी करती है, बल्कि वह है जो रिश्तों की बुनियाद को मजबूत और अटूट बनाए रखती है। उसने अपने भीतर के उस अहंकारी कलाकार को मार दिया था और एक ऐसे पिता का जन्म हुआ था जो अपनी गलतियों से सीखकर अब सही रास्ते पर चलने लगा था। उसका पश्चाताप अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसके कार्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था, जो सराहनीय था। मीरा के अंतिम संस्कार के बाद घर की दीवारें जैसे आर्यन को डसने के लिए तैयार खड़ी थीं और हर कोना उसकी बेवफाई की गवाही दे रहा था। हवा में अभी भी उस धूप और अगरबत्ती की गंध बसी हुई थी जो शोक सभा के दौरान जलाई गई थी, लेकिन वह शांति अब पूरी तरह से असहनीय और डरावनी हो गई थी। आर्यन ने गहराई से महसूस किया कि उसकी महान सफलता की सारी चमक अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है और वह केवल एक अपराधी की तरह अपने ही घर में कैद महसूस कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसका अपना समय जैसे हमेशा के लिए रुक सा गया था और वह अकेला था। ईशान का मौन किसी भी चीख से ज्यादा तेज था और वह अपने पिता की उपस्थिति को इस तरह अनदेखा कर रहा था जैसे वे कोई अजनबी हों। वह बच्चा जो कभी अपने पिता के घर आने पर दौड़कर गले लग जाता था, अब केवल अपनी मां की तस्वीर को एकटक देखता रहता था और कुछ नहीं बोलता था। आर्यन ने कई बार उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही फंस जाते थे, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी पत्नी को खोया है, बल्कि अपने बेटे के दिल में जो सम्मान था, उसे भी अपने ही हाथों से हमेशा के लिए जला दिया है। तभी घर की घंटी बजी और आर्यन ने भारी कदमों से जाकर दरवाजा खोला तो सामने माया खड़ी थी, जिसके चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं था। वह बहुत ही महंगे और चकाचौंध वाले कपड़ों में थी, जो इस शोक संतप्त घर के वातावरण के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे और बहुत अजीब लग रहे थे। उसने आर्यन को सांत्वना देने के बजाय सीधे व्यापार और उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जैसे मीरा की मृत्यु कोई मामूली घटना हो। आर्यन को उसकी इस संवेदनहीनता पर
इतनी घृणा महसूस हुई कि उसने उसे तुरंत घर से चले जाने को कहा, लेकिन माया अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। माया ने बहुत ही अहंकार के साथ कहा कि आर्यन को अब अपनी पुरानी जिंदगी और उसके मलबे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसने मीरा के बारे में बहुत ही कड़वे शब्द बोले और कहा कि उसका जाना शायद आर्यन के भविष्य के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि वह हमेशा उसे नीचे खींचती थी। इन बातों को सुनकर आर्यन का खून खौल उठा और उसने पहली बार महसूस किया कि वह किस तरह की जहरीली स्त्री के मोहपाश में फंसा हुआ था और उसने क्या खोया था। उसने माया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया और चिल्लाकर कहा कि वह दोबारा कभी भी इस घर की दहलीज पर अपना कदम न रखे। माया के जाने के बाद आर्यन फर्श पर बैठ गया और उसकी नज़र मीरा की उन अलमारियों पर पड़ी जिन्हें उसने वर्षों से कभी खोलकर देखने की जरूरत भी नहीं समझी थी। उसने एक अलमारी खोली तो उसमें से पुराने खतों और डायरियों का एक ढेर निकला जो मीरा ने अपनी एसिस पर नहीं जरूरत करते हैं पूरी शादीशुदा जिंदगी के दौरान बहुत ही सहेज कर रखे थे। हर पन्ने पर आर्यन के लिए प्यार और उसके संघर्ष के दिनों की यादें लिखी थीं, जिन्हें पढ़कर आर्यन का हृदय छलनी होने लगा और उसे अपनी नीचता का बोय हुआ। उसने देखा कि मीरा ने अपनी हर छोटी बड़ी बीमारी को केवल इसलिए छुपाया ताकि आर्यन अपने काम पर ध्यान दे सके और परेशान न हो। डायरी के एक पन्ने पर मीरा ने लिखा था कि वह जानती है कि आर्यन बदल रहा है और शायद उसे अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी उसके लिए प्रार्थना करेगी। उसने लिखा था कि सफलता का नशा अक्सर इंसान को अंधा कर देता है और उसे डर है कि जब आर्यन की आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इन शब्दों ने आर्यन को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि मीरा ने उसकी खामोशी और उसकी बेवफाई को कितनी खामोशी से सहा था। वह अपनी पत्नी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था, जिसने अपना पूरा जीवन केवल उसकी खुशी के लिए समर्पित कर दिया और बदले में केवल धोखा पाया। आर्यन ने एक और डायरी उठाई जिसमें मीरा ने ईशान के भविष्य के बारे में बहुत सी योजनाएं लिखी थीं और बताया था कि उसे अपने पिता से क्या उम्मीदें हैं। मीरा चाहती थी कि ईशान एक ईमानदार और संवेदनशील इंसान बने जो रिश्तों की कद्र करना जानता हो और कभी किसी का दिल न दुखाए, जैसा आर्यन ने किया था। आर्यन को महसूस हुआ कि मीरा ने मरते दम तक केवल दूसरों के बारे में सोचा, जबकि वह केवल अपनी वासना और अहंकार की तृप्ति में पूरी तरह से अंधा बना रहा। वह उन पन्नों को अपने सीने से लगाकर घंटों रोता रहा, लेकिन समय का पहिया अब बहुत आगे निकल चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन सुबह आर्यन ने तय किया कि वह अब उस वास्तुशिल्प फर्म में वापस नहीं जाएगा जिसे उसने माया के साथ साझेदारी में शुरू किया था, और अपना इस्तीफा तैयार किया। उसे पता था कि इससे उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन उसे अब पैसों से अधिक अपनी आत्मा की शांति और अपने बेटे के भविष्य की चिंता सता रही थी। उसने अपने सहयोगियों को फोन किया और उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वह अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपनी कंपनी को पूरी तरह बंद कर रहा है। उसके इस फैसले से पूरे व्यापार जगत में खलबली मच गई, क्योंकि वह सफलता के उस शिखर पर था जहां हर कोई पहुंचने का सपना देखता था। आर्यन जब ईशान के कमरे में गया तो उसने देखा कि बच्चा अपनी मां की एक पुरानी साड़ी को लपेटकर सो रहा था ताकि उसे उनकी खुशबू महसूस हो सके। यह दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था कि आर्यन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसने खुद को दुनिया का सबसे बुरा पिता माना। उसने धीरे से ईशान के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन बच्चा नींद में ही कांप गया और दूर हट गया, जैसे वह किसी डर के साये में जी रहा हो। आर्यन ने महसूस किया कि ईशान के मन में उसके प्रति जो नफरत और डर पैदा हो गया है, उसे मिटाने में उसे शायद पूरा जीवन लग सकता है, और वह तैयार था। दोपहर में मीरा के पिता आए, जो एक बहुत ही शांत और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखों में आर्यन के लिए जो तिरस्कार था वह किसी भी तलवार से अधिक तीखा था। उन्होंने आर्यन से कोई बात नहीं की और केवल अपनी बेटी की कुछ यादें लेने आए थे, जो उन्हें उनके दुख के समय में थोड़ा सहारा दे सकें और शांति प्रदान कर सकें। आर्यन ने उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें माफी के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ईशान को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन आर्यन ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह अब अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था। शाम को आर्यन ने घर की सफाई शुरू की
और उन सभी महंगी चीजों को हटा दिया जो उसने माया के साथ मिलकर खरीदी थीं और जो उसे उसके विश्वासघात की याद दिलाती थीं। उसने घर को फिर से वैसा ही बनाने की कोशिश की जैसा वह मीरा के समय में हुआ करता था, सादा, सुंदर और शांति से भरपूर, जहां प्यार का वास हो। उसने महसूस किया कि असली घर ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों की हंसी और यादों से बनता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। वह थककर पुराने सोफे पर बैठ गया और घर अद्दी छाने वाले। उसे महसूस हुआ कि मीरा की आत्मा शायद अभी भी उसे इस कठिन समय में देख रही होगी और मार्गदर्शन करेगी। तभी उसे एक पुराना लिफाफा मिला जो अलमारी के सबसे पीछे छिपा हुआ था और उस पर उसका नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, जो मीरा की पहचान थी। उसने उसे खोला तो उसमें एक वसीयत और मीरा का आखिरी संदेश था, जिसमें उसने आर्यन को उसकी उन सभी गलतियों के लिए पहले ही माफ कर दिया था जो उसने की थी। मीरा ने लिखा था कि वह चाहती है कि आर्यन अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए घर बनाने और समाज की सेवा के लिए करे। आर्यन को लगा जैसे मीरा ने उसे एक नया जीवन दिया है और उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक बहुत ही सुंदर और सार्थक मार्ग दिखा दिया है। बनीता की आपके बाद और सार्थक दात हो। आर्यन ने अगले कई दिनों तक केवल ईशान के साथ समय बिताया और उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अब बदल गया है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने ईशान को स्कूल ले जाना, उसके साथ खेलना और उसे कहानियां सुनाना शुरू किया जो उसने पिछले कई वर्षों में कभी नहीं किया था, और उसे बहुत सुखद लगा। धीरे धीरे ईशान के चेहरे पर थोड़ी रौनक आने लगी, लेकिन उसके मन का घाव अभी भी गहरा था, जो समय समय पर उसकी खामोशी में साफ तौर पर दिखाई देता था। आर्यन ने धैर्य रखा और उसने फैसला किया कि वह अब कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा और अपने बेटे के विश्वास को फिर से जीतने की कोशिश करेगा। माया ने इस बीच आर्यन को बदनाम करने के लिए कई साजिशें रचीं और मीडिया में उसके बारे में बहुत सी झूठी खबरें फैलाईं ताकि उसका करियर पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसने दावा किया कि आर्यन मानसिक रूप से बीमार है और उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी सुध बुध खो दी है ताकि वह उसकी कंपनी पर कब्जा कर सके। लेकिन आर्यन को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं और वह केवल अपने बेटे के लिए जीना चाहता था। उसने शांति से इन सभी हमलों को सहा और किसी भी तरह की आर्यन उसे अभी में के लिए कोई कतराहा था प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे माया और भी अधिक क्रोधित और बेचैन होने लगी थी। एक रात ईशान ने आर्यन से पूछा कि क्या माँ सच में सितारों के पास चली गई हैं और क्या वह वहां से उन्हें देख रही होंगी जैसा उसकी शिक्षिका ने बताया था। आर्यन ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा कि हाँ, वह सबसे चमकता हुआ सितारा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमें सही रास्ता दिखाने में हमारी मदद करेगी। उस रात पहली बार ईशान आर्यन की बाहों में सो गया और आर्यन को महसूस हुआ कि उसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है जो उस अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी से कहीं अधिक कीमती था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, और वह खुश था। आर्यन ने मीरा के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बेघर बच्चों के लिए घर बनाना और उनकी शिक्षा का प्रबंध करना था ताकि उनकी मदद हो सके। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस ट्रस्ट में लगा दी और एक छोटा सा कार्यालय शुरू किया जहां वह खुद बैठकर नक्शे बनाता था और प्रोजेक्ट्स की देखरेख पूरी ईमानदारी से करता था। लोग उसकी इस सादगी और सेवा भाव को देखकर हैरान थे, क्योंकि वे उसे एक अहंकारी और सफल वास्तुकार के रूप में जानते थे जो अब पूरी तरह बदल गया था। उसे अब उस काम में जो संतुष्टि मिल रही थी, वह उसे कभी भी बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए महसूस नहीं हुई थी। धीरे धीरे आर्यन के पुराने दोस्त और कुछ वफादार कर्मचारी भी उसके पास वापस आने लगे और उन्होंने उसके इस नए मिशन में उसका साथ देने का फैसला किया जो सराहनीय था। उन्होंने मिलकर शहर के सबसे गरीब इलाकों में जाकर समुदायों के लिए सस्ते और सुंदर घर बनाने का काम शुरू किया, जिससे लोगों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। आर्यन अब सुबह जल्दी उठता था और अपने काम के साथ साथ ईशान की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखता था, जो उसके लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब अनुशासन और शांति थी, जो उसके बदलाव आर्यन साम के थोरा जो उसके बाद उठ की अदाधारी प्राथमिकता था।
पिछले भागदौड़ भरे जीवन में कभी भी मौजूद नहीं थी और उसे यह पसंद था। मीरा की पुण्यतिथि पर आर्यन ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उसने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया था और उसे सहारा दिया। उसने मीरा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और महसूस किया कि वह अब उससे बहुत दूर एक्सप्रेशन किया होकर भी उसके सबसे करीब है और उसके हर काम में उसका आशीर्वाद शामिल है। ईशान ने भी अपनी मां के लिए एक छोटी सी कविता पढ़ी, जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं और सबने आर्यन के बदलाव की प्रशंसा की। आर्यन को लगा कि उसने अंततः उस अंधकार से बाहर निकलने अपनी ईशान के आर्यन का आंखें उसके पारी आर्यन के बदलाव के साथ उसने अंततः उसका रंदी हो गई का रास्ता खोज लिया है, जिसमें वह अपनी ही गलतियों के कारण पूरी तरह से खो गया था। अंत में आर्यन को यह समझ आ गया कि सफलता का असली पैमाना वह नहीं है जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो हमारा अपना परिवार हमारे बारे में महसूस करता है। उसने अपनी गलतियों से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था और वह था रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना और कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वह अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे अपनी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और अपने बेटे के प्यार पर गर्व था, जो उसके जीवन का आधार था। उसकी कहानी अब केवल विश्वासघात की नहीं, बल्कि पश्चाताप और पुनर्जन्म की एक प्रेरणादायक दास्तान बन चुकी थी, जो दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकती थी। बताता था अलग अलग बेबात करेंगे। रास्ते में चलते हुए जब भी कोई उसे देखता तो उसे एक सफल वास्तुकार नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान के रूप में पहचानता, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपनी पुरानी गलतियों का बोझ अब अपने कंधों से उतार दिया था और एक हल्के मन के साथ भविष्य की ओर अंधारा था और कदम बढ़ा रहा था, जहां केवल उजाला ही उजाला था। वह जानता था कि मीरा अब जहां भी होगी, वह उसे देखकर मुस्कुरा रही होगी और उसे अपनी मेहनत और बदलाव पर बहुत गर्व हो रहा होगा, जो सच था। आर्यन का जीवन अब एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ना सच्चाई और समर्पण की खुशबू से महक रहा था, और यह बहुत सुंदर था। आर्यन के जीवन में अब एक नया अनुशासन आ गया था, जहां वह हर सुबह सूरज उगने से पहले जागता था और मीरा की यादों को अपने हृदय में संजोकर दिन की शुरुआत करता था। उसने अपने आलीशान कार्यालय को एक साधारण स्थान में बदल दिया था, जहां अब केवल समाज सेवा के नक्शे बनते थे और व्यापारिक लालच की कोई जगह नहीं बची थी। वह ईशान के लिए नाश्ता खुद तैयार करता था और उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता था, जो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती थी। उसे अब उस चमक धमक वाली दुनिया से कोई मोह नहीं था जिसने उसे अंधा कर। हालांकि माया इतनी आसानी से पीछे हटने वाली स्त्री नहीं थी और उसके मन में प्रतिशोध की एक भयानक आग जल रही थी, क्योंकि आर्यन ने उसे सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया था। उसने आर्यन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में झूठे मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया और उन सभी कंपनियों को धमकाया जो आर्यन के ट्रस्ट के साथ काम करना चाहती थीं। माया ने अपनी सत्ता और धन का उपयोग करके आर्यन की छवि को एक धोखेबाज व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की। वह चाहती थी कि आर्यन घुटनों पर आकर उससे माफी मांगे और दोबारा उसके वश में हो। आर्यन ने अपनी पुरानी वास्तुकला की फाइलों को फिर से खंगाला और उन सभी संपर्कों को सक्रिय किया जो माया के भ्रष्टाचार से परिचित थे और उसकी सच्चाई जानते थे। उसने एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चलना शुरू किया, क्योंकि वह जानता था कि माया को हराने के लिए केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता की भी जरूरत है। उसने शांत रहकर माया के हर हमले को सहा और धीरे धीरे उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने लगा, जो उसके वित्तीय घपलों और अवैध व्यापारिक गतिविधियों को उजागर कर सकते थे। वह अपनी इस लड़ाई को केवल बुजदिप ही आधाने लगा, कहीं उसके बाद तानकर इस बुजदिप ही पता की गामबंद। ईशान अब धीरे धीरे अपने पिता के करीब आ रहा था और उसने आर्यन की आंखों में वह सच्चाई देखी जो पहले कभी नहीं थी, और उसे सुरक्षित महसूस होने लगा। आर्यन उसे शाम को पार्क में ले जाता था और उसे जीवन के उन मूल्यों के बारे में सिखाता था जिन्हें उसने खुद बहुत देर से समझा था। पिता और पुत्र के बीच का यह नया रिश्ता आर्यन के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया था, जो उसे बाहरी दुनिया के तूफानों से लड़ने की शक्ति दे रहा था। उसने ईशान को वचन दिया था कि वह अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, और वह अडिगलोन के दौरा। माया ने अपनी अगली चाल के रूप में आर्यन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर कानूनी रोक लगवा दी, जिससे बेघर लोगों के घरों का निर्माण बीच में ही रुक गया।
आर्यन ने इस स्थिति को बहुत ही शांति से संभाला और प्रभावित लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी निजी बचत का आखिरी हिस्सा भी निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए लगा दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य अब मुनाफा कमाना नहीं था। माया की इस क्रूरता ने आर्यन को और भी अधिक मजबूत बना दिया और उसे समझ आ गया कि उसे अब अंतिम प्रहार। आर्यन ने एक गुप्त बैठक बुलाई जिसमें उसने उन सभी छोटे ठेकेदारों और वास्तुकारों को शामिल किया जिन्हें माया ने वर्षों से प्रताड़ित किया था और उनका हक मारा था। उसने उन्हें एकजुट किया और एक शक्तिशाली समूह बनाया जो सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं के सामने माया के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। आर्यन की रणनीतिक सोच ने उन लोगों में आत्मविश्वास भर दिया जो अब तक डर के मारे चुप थे और उसकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करने लगे। वह अब केवल एक वास्तुकार नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक। माया को जब इस गठबंधन की भनक लगी तो उसने आर्यन को धमकी भरा संदेश भेजा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। लेकिन आर्यन विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि माया का डर अब गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है, जो इस बात का संकेत था कि उसकी जड़ें हिलने लगी हैं। आर्यन ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी मिशन को जारी रखा और वह हर दिन ईशान को स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाता था। उसे पता था कि दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी घमंड भरी असुरक्षा होती है और वह उसी पर वार करना चाहता था। एक दिन जब आर्यन अपने कार्यालय में बैठा था तो उसे मीरा की एक पुरानी डायरी में एक ऐसे बैंक खाते का विवरण मिला जिसका उपयोग माया धन शोधन के लिए करती थी। यह वह सबसे बड़ा सबूत था जिसकी उसे तलाश थी और इसे मीरा ने अपनी सावधानी के कारण सुरक्षित रखा था ताकि भविष्य में आर्यन की रक्षा हो सके। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि मीरा मृत्यु के बाद भी उसकी ढाल बनकर खड़ी है और उसे सही रास्ता दिखा रही है। उसने तुरंत अपने वकीलों से संपर्क किया और उस डेटा को कानूनी रूप से मान्य बनाने की प्रक्रिया। माया ने हताशा में आकर ईशान के स्कूल के पास अपने गुंडे भेजे ताकि वह आर्यन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके और उसे डराकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन आर्यन ने पहले से ही पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था कर रखी थी, जिससे माया की यह योजना पूरी तरह से विफल हो गई और वह बेनकाब हो गई। इस घटना ने आर्यन के मन में माया के प्रति बची हुई थोड़ी बहुत दया को भी खत्म कर दिया और उसने अब सीधे युद्ध का मन बना लिया। उसे समझ आ गया था कि बुराई को खत्म करने के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं और आर्यन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जहां वह माया के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने रखने वाला था ताकि उसे कोई बचा न सके। उसने अपने भाषण को बहुत ही सावधानी से तैयार किया जिसमें उसने भावनाओं और तथ्यों का ऐसा मिश्रण रखा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसे पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रस्तुति होने वाली है जहां दांव पर उसका करियर नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धि लगी थी। आर्यन ने ईशान को अपने मित्र के पास सुरक्षित स्थान पर भेज दिया ताकि वह इस विवाद की छाया। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन करीब आ रहा था, आर्यन का तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन मीरा की यादें उसे शांत और केंद्रित रहने में मदद कर रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी असली जीत माया को जेल भेजने में नहीं बल्कि खुद को उस पाप की छाया से मुक्त करने में है जो उसने किया था। वह रात भर जागकर उन सभी परिवारों के बारे में सोचता रहा जिन्हें उसने और माया ने अपने लालच के कारण अतीत में बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने उन सभी से माफी मांगने और उन्हें मुआवजा देने की एक विस्तृत योजना भी तैयार की जो उसके प्रायश्चित। माया ने अंतिम कोशिश के तौर पर आर्यन को करोड़ों रुपये की पेशकश की और उसे विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू करने का लालच दिया, लेकिन आर्यन ने उसे ठुकरा दिया। उसने माया से कहा कि अब समय आ गया है जब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और कोई भी दौलत उसे न्याय से नहीं बचा पाएगी। आर्यन की आवाज में वह दृढ़ता थी जिसे सुनकर माया पहली बार कांप गई और उसे अपनी हार का स्पष्ट आभास होने लगा। वह समझ गई थी कि यह वह आर्यन नहीं है जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचाती थी, बल्कि यह एक नया और पवित्र मनुष्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन आर्यन जब मंच पर पहुंचा तो वहां सैकड़ों पत्रकार और कैमरे उसका इंतजार कर रहे थे जो उसकी हर बात को रिकॉर्ड करने के लिए बेताब थे। उसने बिना किसी घबराहट के अपनी बात शुरू की और एक एक करके माया के भ्रष्टाचार के सबूत स्क्रीन पर दिखाने शुरू किए जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। उसने
अपनी खुद की गलतियों को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और बताया कि कैसे अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था, जिससे उसकी साख और बढ़ गई। लोगों ने उसकी ईमानदारी और साहस की सराहना की और सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में माया के कार्यालय पर उसी शाम सरकारी एजेंसियों ने छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके भागने के सभी रास्ते आर्यन ने पहले ही बंद कर दिए थे। आर्यन ने टेलीविजन पर जब माया को हथकड़ियों में देखा तो उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक गहरी शांति महसूस हुई कि न्याय अंततः मिल गया है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और वह अब मीरा की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। उसकी यह लड़ाई केवल एक महिला के खिलाफ नहीं, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ थी जो सत्ता को धर्म से ऊपर मानती। अगले दिन आर्यन जब ईशान को लेने गया तो बच्चे ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा कि उसे अपने पापा पर बहुत गर्व है, क्योंकि सब उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल चुका है, जो उसे कभी नहीं मिला था। उसने मीरा की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी और उसका मार्गदर्शन किया। अब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां केवल सच्चाई और प्रेम का प्रकाश। आर्यन ने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी केवल उन लोगों की सेवा में बिताएगा जिन्हें समाज ने भुला दिया है और जिनके पास कोई छत नहीं है। उसने अपने बड़े विला को एक अनाथालय और शिक्षण संस्थान में बदलने का काम शुरू किया, जहां ईशान भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बड़ा हो सके। उसकी वास्तुकला की शैली अब और भी निखर गई थी, क्योंकि उसमें अब मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक अनूठा संगम देखने को मिलता था। लोग अब उसे एक स्टार वास्तुकार नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे, जो उनके दिलों, शहर की वही गलियां जो कभी आर्यन की बेवफाई की गवाह थीं, अब उसकी उदारता और नेकनामी की कहानियां सुनाती थीं, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई थीं। उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के भीतर पश्चाताप की सच्ची भावना हो, तो वह अपने सबसे काले अतीत को भी एक सुनहरे भविष्य में बदल सकता है। आर्यन का जीवन अब एक ऐसी नदी की तरह था जो हर बाधा को पार करते हुए सागर की ओर बढ़ रही थी और सबको जीवन दे रही थी। उसने अपनी गलतियों से जो सीखा था, वह अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी, जो कभी खत्म नहीं होगी। ईशान ने जब पहली बार अपने हाथों से उस नए घर की नींव रखी जो गरीबों के लिए बनाया जा रहा था, तो आर्यन को लगा कि मीरा का सपना सच हो गया है। उसने महसूस किया कि असली विरासत पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि वह संस्कार हैं जो हम अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं, ताकि वे एक बेहतर समाज बना सकें। पिता और पुत्र की जोड़ी अब हर प्रोजेक्ट पर साथ दिखाई देती थी और उनके बीच का प्यार और आपसी समझ दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। आर्यन ने अंततः वह शांति पाली थी जिसे वह वर्षों से गलत जगहों पर तलाश रहा था और भटक रहा था। रात के सन्नाटे में जब वह अपनी डायरी लिखता तो उसके शब्द अब दर्द से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरे होते थे, जो उसके मानसिक विकास का सबसे बड़ा प्रमाण थे। उसने लिखा कि हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना और अपनी गलतियों से न सीखना सबसे बड़ी विफलता है जो इंसान को अंदर से मार देती है। आर्यन की कहानी अब एक सुखद मोड़ पर थी, जहां हर शाम मीरा की तस्वीर के सामने जलता हुआ दीपक उसे यह याद दिलाता था कि प्यार कभी नहीं मरता। वह अब एक संपूर्ण मनुष्य था जिसने अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में अदालत का विशाल कक्ष भारी तनाव और एक डरावनी खामोशी से भरा हुआ था, जहां हर तरफ पत्रकारों और जिज्ञासु लोगों की भीड़ जमा थी जो इस सदी के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार और विश्वासघात के मुकदमे का अंतिम फैसला देखने आए थे। आर्यन ने जब उस ठंडे कमरे में प्रवेश किया तो उसे अपनी पीठ पर सैकड़ों नजरों का भारी बोझ महसूस हुआ, लेकिन उसकी चाल में एक नई तरह की स्थिरता और आध्यात्मिक संकल्प था जो उसके पिछले अहंकारी व्यक्तित्व में कभी भी नहीं देखा गया था। माया वहां कटघरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी अकड़ और गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह अभी भी खुद को इस दुनिया के कानून से ऊपर समझती हो और उसे अपनी हार किसी भी कीमत पर स्वीकार न हो। आर्यन ने अपनी गवाही शुरू करने से पहले एक लंबी और गहरी सांस ली और उसके मन में अपनी दिवंगत पत्नी मीरा का वह शांत चेहरा उभरा, जिसने उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी।
उसने अदालत को बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी हिचकिचाहट के शब्दों में बताया कि कैसे माया ने अपनी शक्ति और असीमित धन का उपयोग करके न केवल वित्तीय घपले किए बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगियों के साथ क्रूर खिलवाड़ भी किया था। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो सच की ताकत को दर्शा रही थी और अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि न्याय कभी न कभी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। माया के वकील ने आर्यन के चरित्र पर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की और उसके उस रात के विश्वासघात को सार्वजनिक रूप से उजागर किया, जिसका उद्देश्य आर्यन की सामाजिक साख को पूरी तरह से नष्ट करना और उसे कमजोर करना था। उसने बहुत ही आक्रामक तरीके से आर्यन से पूछा कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु की रात कहाँ था और क्या वह उस समय माया के साथ एक होटल के कमरे में अपनी वासना की तृप्ति नहीं कर रहा था। पूरा हॉल इस सवाल से सन्न रह गया और सबकी निगाहें आर्यन के चेहरे पर टिक गईं, जो अब अपनी पुरानी गलतियों के नग्न सच के सामने पूरी तरह निहत्था खड़ा था और कांप रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें नीची नहीं कीं और बहुत ही बहादुरी से उस सच को स्वीकार किया, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उसने पूरी अदालत के सामने अपनी बेवफाई का गुनाह कबूल कर लिया। उसने भारी मन से कहा कि हाँ, वह उस रात एक अपराधी था जिसने अपनी पत्नी के प्यार को धोखा दिया था, लेकिन वह अब उसी अपराध बोध को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। उसकी इस ईमानदारी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को गहराई से छू लिया और माया के वकील की वह चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब आर्यन की साख उसके सच के कारण और बढ़ गई थी। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, आर्यन ने वे सभी गुप्त दस्तावेज और रिकॉर्डिंग्स पेश कीं जो उसने मीरा की पुरानी डायरी और माया के कार्यालय से बहुत ही रणनीतिक तरीके से हासिल की थीं और जो माया के विनाश का कारण बनने वाली थीं। इन सबूतों ने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि माया ने अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में हेराफेरी की थी और कई बेगुनाह वास्तुकारों के करियर को अपनी सनक और लालच के कारण पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। न्यायाधीश ने उन कागजात का गहन अध्ययन किया और उनके चेहरे के कठोर भाव यह बता रहे थे कि अब माया के लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था और न्याय होने वाला था। माया ने हताशा में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया और आर्यन को गद्दार और कायर कहा, जिसने अपनी ही प्रेमिका को जेल भेजने की साजिश रची थी। लेकिन उसकी ये बातें अब किसी को भी प्रभावित नहीं कर पा रही थीं। पुलिसकर्मियों ने उसे शांत रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसका अहंकार उसे यह समझने से रोक रहा था कि वह अब अपनी ही बुनी हुई मकड़जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और उसकी सत्ता का अंत हो चुका है। आर्यन ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उसे दया महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि माया अभी भी उसी नफरत की आग में जल रही है जिसने उसे भी कभी बर्बाद किया था। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आर्यन अदालत के गलियारे में ईशान से मिला, जो अपने दादाजी के साथ वहां आया था और उसके चेहरे पर अपने पिता के प्रति एक गहरी चिंता और गर्व का मिश्रण दिखाई दे रहा था। ईशान ने दौड़कर आर्यन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि पापा, आपने जो भी सच बोला है उसके लिए मुझे आप पर बहुत गर्व है और मैं जानता हूं कि मां भी आपको देख रही होंगी। उस छोटे से बच्चे की बातों ने आर्यन को वह सुकून दिया जिसे वह पिछले कई महीनों से तलाश रहा था और उसने महसूस किया कि उसका प्रायश्चित अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। मुकदमे के दूसरे सत्र में न्यायाधीश ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने माया को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में कई वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आर्यन के सुधारवादी कार्यों और उसकी ईमानदारी की भी सराहना की। हालांकि उसे नैतिक रूप से दोषी माना गया, लेकिन उसकी कानूनी मदद और गवाही को न्याय प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। फैसला सुनते ही माया के चेहरे की वह चमक पूरी तरह गायब हो गई और वह बेजान होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी, जबकि आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर भगवान का धन्यवाद किया। जब माया को पुलिस वैन की ओर ले जाया जा रहा था, तब उसने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत के बजाय एक गहरा खालीपन और हार का भाव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांति से अपने बेटे का हाथ पकड़कर अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
जहां मीडिया का भारी जमावड़ा उसके बयान का इंतजार कर रहा था, उसने मीडिया से केवल इतना कहा कि यह जीत उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाया है और हमेशा सच का साथ दिया है। घर पहुंचने पर आर्यन ने मीरा की तस्वीर के सामने एक नया दिया जलाया और उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अब पहले से कहीं अधिक हल्की और पवित्र हो गई है। जैसे कोई अदृश्य बोझ हमेशा के लिए हट गया हो। उसने अपनी पूरी टीम को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर माया के खिलाफ सबूत जुटाने में उसकी मदद की थी और उसे एक सफल अंत की ओर पहुंचाया था। उस रात ईशान और आर्यन ने साथ बैठकर मीरा की पुरानी कहानियों को याद किया और पहली बार उस घर में हंसी की आवाज गूंजी जो वर्षों से कहीं खो गई थी और सन्नाटा था। आर्यन ने अब अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक नया अभियान शुरू किया, जिसका नाम मीरा की छाया रखा गया, जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें उनके पतियों ने धोखा दिया था या जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं। उसने अपनी वास्तुकला की पूरी प्रतिभा को उन अनाथालयों और पुनर्वास केंद्रों के डिजाइन में लगा दिया, जो अब न केवल इमारतें थीं, बल्कि उम्मीद के नए और आधुनिक मंदिर बन रहे थे। उसकी ख्याति अब एक महान डिजाइनर के रूप में नहीं, बल्कि एक महान इंसान के रूप में फैल रही थी, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसे जेल से एक पत्र मिला जो माया ने लिखा था, जिसमें उसने अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी थी, लेकिन यह स्वीकार किया था कि आर्यन का बदलाव उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। उसने लिखा कि वह आर्यन की सफलता को तो देख सकती थी, लेकिन उसकी इस शांति को सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने खुद को कभी माफ नहीं किया था। आर्यन ने उस पत्र को बिना किसी उत्तर के फाड़ दिया, क्योंकि वह अब अपने अतीत की उन कड़वी यादों को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहता था। ईशान अब एक किशोर लड़का बन चुका था और उसकी समझदारी और संवेदनशीलता आर्यन को हर दिन हैरान करती थी, जिससे उसे लगता था कि मीरा के संस्कार अभी भी उनके बीच जीवित और फल फूल रहे हैं। आर्यन ने ईशान को अपनी कंपनी का उत्तराधिकारी बनाने के बजाय उसे अपनी पसंद का पेशा चुनने की पूरी आज़ादी दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी भी तरह के दबाव में अपना जीवन व्यतीत करे। ईशान ने समाजशास्त्र पढ़ने का फैसला किया ताकि वह अपने पिता के मिशन को और आगे बढ़ा सके और लोगों के दर्द को गहराई से समझ सके और उनका इलाज कर सके। शहर के केंद्र में आर्यन द्वारा डिजाइन किया गया शांति स्मारक अब बनकर तैयार हो चुका था, जो उन लोगों को समर्पित था जिन्होंने अपने जीवन में अपनों को खोया था और जो फिर से उठने की कोशिश कर रहे थे। उस स्मारक के उद्घाटन के दिन हजारों लोग आए और सबने आर्यन की उस अद्भुत कलाकारी की प्रशंसा की, जिसमें पत्थर भी जीवित लग रहे थे और अपनी एक आयता के आधे और जो अद्भुत कलाकारी के दिन कहानी खुद बयां कर रहे थे। आर्यन ने वहां एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि असली वास्तुकला वह है जो रूह को छू ले और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सके। अंतिम संस्कार के कई वर्षों बाद भी आर्यन हर सुबह उसी डाइनिंग टेबल पर बैठता था जहां उसे वह पत्र मिला था, लेकिन अब वहां केवल दुख की यादें नहीं थीं, बल्कि भविष्य के नए सपने और उम्मीदें सजी हुई थीं। उसने वह पत्र अभी भी एक फ्रेम में मढ़वाकर रखा था, ताकि वह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हमें सतर्क रहना चाहिए। वह अब पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान था, जिसकी आंखों में अब अहंकार का नशा नहीं बल्कि करुणा का सागर लहराता था और वह खुश था। समाज में अब आर्यन को एक ऐसे आदर्श के रूप में देखा जाता था जिसने न केवल अपनी गलतियों को सुधारा, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि गिरकर उठना ही असली मर्दानगी और इंसानियत की पहचान है। उसकी कहानी अब स्कूलों और कॉलेजों में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती थी, ताकि युवा पीढ़ी रिश्तों के महत्व को समझ सके और सफलता के पीछे अंधे होकर अपनों को न छोड़े। उसने अपने जीवन के उस काले अध्याय को एक ऐसी किताब में बदल दिया था जिसका हर पन्ना अब दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए काफी था। अंततः आर्यन को यह समझ आ गया कि मुक्ति का मार्ग केवल पश्चाताप से नहीं, बल्कि लगातार किए जाने वाले नेक कार्यों और निस्वार्थ प्रेम से होकर गुजरता है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। उसने अपनी बाकी की संपत्ति को उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया जो बड़े सपने देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए कोई साधन या सहारा नहीं था। वह अब केवल एक पिता और एक समाज सेवक था, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी
और वह था उसके बेटे का अटूट विश्वास और प्यार। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और आसमान में सितारे चमकने लगे, आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मीरा उन सितारों के बीच से उसे देखकर मुस्कुरा रही होगी और उसे अपनी मेहनत पर गर्व हो रहा होगा। उसने ईशान का हाथ थाम लिया और वे दोनों समुद्र के किनारे टहलने लगे, जहां लहरें उनके पैरों को छूकर वापस जा रही थीं, जैसे वे उनकी पिछली गलतियों को धो रही हों। उस क्षण में आर्यन को वह पूर्णता महसूस हुई जिसे वह पूरी जिंदगी बड़े बड़े पुरस्कारों और महलों में तलाशता रहा था, लेकिन वह उसे कभी नहीं मिली थी। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए आर्यन ने न केवल अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई थी, बल्कि उसने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया था जिसकी बुनियाद प्यार और भरोसे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने डर और अपने अहंकार पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं। वह जानता था कि आने वाला हर कल उसके लिए एक नया अवसर होगा जहां वह और अधिक लोगों की मदद कर पाएगा और खुशियां बांट पाएगा। समय अपनी गति से निरंतर बहता रहा और आर्यन के जीवन के वे कड़वे दिन अब एक दूर के धुंधले सपने की तरह लगने लगे थे, जिसने कभी उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों के पास अब झुर्रियां आ गई थीं, जो उसके अनुभवों और उन रातों की गवाह थीं जो उसने पश्चाताप और सेवा में बिताई थीं। वह अब एक ऐसा विशाल वृक्ष बन चुका था जिसकी छाया में बहुत से बेसहारा लोग सुकून पाते थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते थे। उसने अपने पुराने वैभव को पूरी तरह त्याग दिया था और एक साधारण जीवन अपनाया था जो शांति से भरा था। ईशान अब अपनी शिक्षा के अंतिम वर्ष में था और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अपनी मां मीरा की तरह शांत, गंभीर और दूसरों के प्रति संवेदनाओं से भरपूर होता जा रहा था, जो आर्यन के लिए गर्व की बात थी। वह जब भी मुस्कुराता तो आर्यन को ऐसा लगता जैसे मीरा उसके सामने खड़ी है और उसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए पूरी तरह से माफ कर चुकी है। पिता और पुत्र के बीच अब शब्दों से ज्यादा मौन का संवाद होता था, जहां एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और अटूट सम्मान की गहरी भावनाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती थीं, जो बहुत ही सुखद लगती थीं। आर्यन ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा आश्रम बनाया था, जहां वह उन बच्चों को वास्तुकला सिखाता था जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई साधन या सहारा नहीं था। उसने उन्हें केवल बड़ी इमारतें बनाना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे एक घर में प्यार और सच्चाई की नींव रखी जाती है ताकि वह कभी न ढहे। वह अक्सर उन्हें अपनी कहानी सुनाता था ताकि वे सफलता के उस अंधे रास्ते पर कभी न चले, जहां इंसान अपनों को भूलकर केवल अपने ही स्वार्थ के पीछे भागने लगता है और बर्बाद हो जाता है। माया का साम्राज्य अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और वह जेल की ऊंची दीवारों के पीछे अपने किए की सजा काट रही थी, जहां उसे केवल अपनी परछाई का साथ मिला था। आर्यन के मन में अब उसके प्रति न तो कोई गुस्सा बचा था और न ही कोई प्रतिशोध की भावना, बल्कि वह केवल उसके लिए प्रार्थना करता था कि उसे भी शांति मिले। उसने समझा कि नफरत पालना खुद जहर पीने जैसा है, इसलिए उसने अपने हृदय के हर कोने से उस अंधेरे को पूरी तरह निकाल फेंका था जो उसे कमजोर बनाता था और तड़पाता था। मीरा की याद में बनाया गया वह स्मारक अब एक पवित्र तीर्थ स्थल की तरह बन चुका था, जहां लोग अपने टूटे हुए दिलों को जोड़ने और नई प्रेरणा लेने के लिए दूर दूर से आते थे। आर्यन हर शाम वहां जाता और घंटों शांत बैठकर यह महसूस करता कि उसकी पत्नी की आत्मा अभी भी उसके हर नेक काम में उसका मार्गदर्शन कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। उसने महसूस किया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन प्यार और सच्चाई हमेशा जीवित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाने का काम निरंतर करते रहते हैं और चमकते हैं। एक दिन आर्यन को अपने पुराने दफ्तर का एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें वह मेडल रखा था जो उसने उस काली रात को जीता था जिसने उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। उसने उस चमकीले पदक को देखा और उसे एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, क्योंकि उसे अब उस तरह की सफलता की कोई जरूरत नहीं थी जो अपनों की लाशों पर खड़ी हो। उसके लिए अब सबसे बड़ा पुरस्कार उसके बेटे की मुस्कान और उन लोगों की दुआएं थीं जिनके सिर पर उसने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक सुरक्षित और मजबूत छत प्रदान की थी और उन्हें नया जीवन दिया। ईशान ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मीरा के नाम पर एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा,
जो उन गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करेगा जो महंगी दवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। आर्यन ने अपनी सारी जमा पूंजी उस नेक काम के लिए खुशी खुशी समर्पित करते हैं दी और खुद उस अस्पताल का नक्शा तैयार किया जिसमें हर खिड़की से रोशनी और ताजी हवा आती थी। उसने उस इमारत के हर पत्थर में अपनी पत्नी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को पिरोया था ताकि वह स्थान केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि सेवा और करुणा का जीता जागता प्रतीक बन सके और सबको बचाए। अस्पताल के उद्घाटन के दिन आर्यन ने कोई बड़ा समारोह नहीं किया बल्कि उन सभी विधवाओं और अनाथ बच्चों को बुलाया जिनके जीवन में उसने अपनी गलतियों के बाद थोड़ा उजाला भरने की कोशिश की थी। उसने मंच पर खड़े होकर पहली बार अपनी उस रात की गद्दारी के बारे में विस्तार से बताया ताकि दुनिया जान सके कि एक पल का भटकाव क्या कर सकता है। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, लेकिन वे आर्यन के प्रति नफरत से नहीं बल्कि उसके साहस और ईमानदारी के प्रति सम्मान से भरी हुई थीं, जो आज के समय में बहुत ही दुर्लभ और सराहनीय था। रात के समय जब पूरा शहर सो जाता था, आर्यन अपनी पुरानी डायरी में अपने जीवन के अनुभवों को लिखता था ताकि भविष्य में कोई और उस रास्ते पर न भटके जिस पर वह चला था। उसने लिखा कि सफलता का असली पैमाना वह पैसा नहीं है जो हम बैंक में जमा करते हैं, बल्कि वह प्यार है जो हम अपने पीछे छोड़कर जाते हैं और लोग याद रखते हैं। उसकी लेखनी में अब वह परिपक्वता और गहराई थी जो केवल एक ऐसे व्यक्ति में आ सकती है जिसने खुद को पूरी तरह से खोकर फिर से पाया हो और सत्य को समझा हो। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर आर्यन को वह शांति मिली थी जो उसे करोड़ों की संपत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चकाचौंध में कभी भी महसूस नहीं हुई थी, और वह बहुत खुश था। वह अब हर सुबह उठता तो उसे किसी बात का डर नहीं होता था, क्योंकि उसके पास अब छुपाने के लिए कोई भी राज नहीं बचा था और वह पूरी तरह से मुक्त था। उसने अपने बेटे के साथ समुद्र के किनारे लंबी सैर की और उसे बताया कि कैसे एक सच्चा पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को अपनी खुशी से ऊपर रखकर अपने परिवार की रक्षा करता है। समुद्र की लहरें जब उसके पैरों को छूती थीं तो उसे ऐसा लगता था जैसे प्रकृति उसे बार बार यह याद दिला रही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन स्थिर रहना जरूरी है। ईशान ने अपने पिता का कंधा पकड़कर कहा कि वह अब उनकी हर 2 साल उनकी आसान को कतरी समझान में आब कि उनकी बार बार जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि आर्यन थोड़ा आराम कर सके और शांति से रह सके। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक सार्थक और सुखद अंत की ओर बढ़ रहा था, जहां केवल उजाला ही उजाला था और शांति थी। अंत में आर्यन ने अपने पुराने घर को, जहां मीरा ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं, एक संग्रहालय में बदल दिया जो वैवाहिक निष्ठा और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को दर्शाता था और सबको सिखाता था। वहां उस मेज पर वह पत्र अभी भी रखा था जो ईशान ने बचपन में लिखा था, ताकि हर आने वाला व्यक्ति यह देख सके कि एक बच्चे की मासूमियत क्या संदेश दे सकती है। आर्यन अब पूरी तरह से शांत था और उसे पता था कि जब वह इस दुनिया से जाएगा तो मीरा उसका स्वागत करने के लिए वहां मुस्कुराहट के साथ खड़ी होगी और वह खुश होगा। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो गई है जिन्होंने उसे वर्षों तक अंधकार और अपराध बोध के गहरे कुएं में कैद करके रखा था और उसे तड़पाया था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा था, और उस दृश्य ने उसे अपने बीते हुए दिनों की याद दिला दी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह जब तक जीवित है किसी भी बच्चे को उस तरह के दुख से नहीं गुजरने देगा जैसा ईशान को सहना पड़ा था, और वह वचनबद्ध रहा। उसने अपनी वास्तुकला की अंतिम परियोजना के रूप में एक शांति निकेतन का निर्माण किया, जहां बुजुर्ग लोग और अनाथ बच्चे एक साथ रहकर एक दूसरे को परिवार जैसा प्यार और सहारा दे सकते थे। इस परियोजना में उसने किसी भी आधुनिक तकनीक के बजाय उनके साथ रहकर तो सामने उत्तम हरकाड़ किया है। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जो मीरा को बहुत पसंद थे, जैसे मिट्टी की खुशबू और ताज़े फूलों की महक जो वहां रहती थी। उसने वहां एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जहां उसने दुनिया भर की प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान प्राप्त कर सकें और सही मार्ग चुना सकें और सफल हों। ईशान ने अब एक योग्य जीवन साथी का चुनाव कर लिया था जो आर्यन की बहू और इस घर की नई रोशनी बनने वाली थी, और उसके आने से घर में फिर से खुशियां छा गई थीं।
आर्यन ने अपनी बहू का स्वागत उसी सम्मान के साथ किया जैसा उसने कभी मीरा का नहीं किया था और उसे वचन दिया कि वह उसे अपनी बेटी की तरह मानकर हमेशा सुरक्षित रखेगा। उसे लगा कि उसके परिवार का वृक्ष अब फिर से हरा भरा होने लगा है और उसकी पुरानी गलतियों की छाया अब उनके भविष्य पर कभी भी नहीं पड़ेगी और सब बहुत खुश रहेंगे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले आर्यन ने एक वसीयत तैयार की जिसमें उसने अपनी सारी बची हुई संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया और ईशान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने अपनी अंतिम इच्छा में लिखा कि उसका दाह संस्कार उसी स्थान पर किया जाए जहां मीरा को विदा किया गया था, ताकि उनकी आत्माएं फिर से एक साथ मिल सकें और अमर हो सकें। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जो अपनी गलतियों का पूर्ण प्रायश्चित कर चुके होते हैं और जिनका मन बहुत साफ होता है। सूरज जब क्षितिज के पीछे छिपने लगा तो आर्यन ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और उसे महसूस हुआ कि मीरा उसे अपनी बाहों में भरने के लिए बहुत करीब आ रही है। उसके कानों में एक मधुर संगीत गूंज रहा था जो उसे उस दुनिया की ओर ले जा रहा था जहां केवल शांति और शाश्वत प्रेम का वास था और कोई दुख नहीं था। उसने अपनी आखिरी सांस बहुत ही शांति से ली और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि उसने अपना युद्ध अंततः जीत लिया है और वह सफल रहा है। ईशान ने अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना की और महसूस किया कि आर्यन ने उसे एक ऐसा गौरवशाली उत्तराधिकार दिया है जो किसी भी धन दौलत से बहुत बड़ा था। पूरे शहर के लोग आर्यन को अंतिम विदाई देने आए और सबने एक स्वर माना देखा आर्यन ने उसे बाध करता है। मैं कहा कि उन्होंने एक ऐसा नेक इंसान खो दिया है जो समाज के लिए एक मिसाल था। उसकी चिता की लपटें जब आसमान की ओर उठीं तो ऐसा लगा जैसे कोई महान आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है जहां उसे अपनी मीरा का साथ हमेशा के लिए मिलने वाला था। सालों बाद भी जब लोग उस अस्पताल और स्कूल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें आर्यन और मीरा की कहानी याद आती है जो विश्वासघात और फिर पश्चाताप की एक महान दास्तान थी। ईशान ने अपने पिता की शिक्षाओं को जीवित रखा और अपने बच्चों को भी वही मूल्य सिखाए जो उसे अपने पिता के कठिन संघर्ष और बदलाव से विरासत में मिले थे और वे श्रेष्ठ थे। हवा में आज भी एक ऐसी मिठास घुली हुई है जो यह बताती है कि अगर इरादा नेक हो तो इंसान अपनी नियति को खुद अपने हाथों से फिर से लिख सकता है। आर्यन का नाम अब केवल एक वास्तुकार के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अमर हो गया जिसने अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक बनाया और समाज को सुधारा। उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी यात्रा थी जो अंधेरे से प्रकाश की ओर गई और जिसने हजारों लोगों के बुझे हुए चिरागों को फिर से जलाने का बहुत ही महान काम किया। वह रात की वह साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और एक नई सुबह की सुनहरी किरणें उसके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए रोशन कर रही थीं जो बहुत सुंदर था। ईशान अक्सर अपने बच्चों को लेकर उस समुद्र के किनारे जाता है जहां वह अपने पिता के साथ टहला करता था और उन्हें बताता है कि कैसे हारना कोई अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। वह उन्हें सिखाता है कि रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं जिन्हें प्यार और विश्वास की गर्माहट से हमेशा संभाल कर रखना चाहिए ताकि वे कभी टूटने न पाएं और वे सुरक्षित रहें। उसकी आवाज में वही गहराई होती थी जो कभी आर्यन की आवाज में आई थी और जो एक नए और बेहतर समाज के निर्माण की सबसे मजबूत और अटूट नींव बनने वाली थी।